Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये है ब्रह्मोस सीरीज का वन शॉट वीडियो और आज के वीडियो में हम क्लास 12 का जो फोर्थ चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका एक टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका पहले हम लोग फटाफट जल्दी से थ्योरी समझेंगे, मतलब जो सा फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए, और उसके बाद हम लोग इस टॉपिक के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे और उस 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप लोग इस टॉपिक के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो हर एक टाइप का न्यूमेरिकल को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि तुम लोगों ने गैल्वेनोमीटर देखा है या नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो चुल्लू भर पानी में तैरना सीखो, तैरना, ठीक है। ठीक है, ये होता है गैल्वेनोमीटर का एक रफ डायग्राम। गैल्वेनोमीटर तुम लोग देखा ही है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में, जो तुम लोगों ने मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हो अननोन रेजिस्टेंस, उसमें तुम लोग नल पॉइंट ढूंढते हो गैल्वेनोमीटर पर। कब डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है वो जॉकी टच करके देखते हो कि कहाँ नल पॉइंट मिल रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कहाँ करंट पास नहीं हो रहा है, और तुम उस नल पॉइंट से रीडिंग चेक करते हो और फाइनली तुम्हें मिलता है अननोन रेजिस्टेंस। और एक एक्सपेरिमेंट में तुम गैल्वेनोमीटर यूज करते हो, वो शायद है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में तुम्हें गैल्वेनोमीटर यूज करना पड़ता है। तो ये है एक गैल्वेनोमीटर, ये होता है रेड नॉब और दूसरा होता है ब्लैक नॉब, और ये होता है रीडिंग, और ये सर्कुलर स्केल पर तुम्हें रीडिंग देखने को मिलता है। लेकिन ये डिवाइस इतना सीधा साधा नहीं है। इसको अगर तुम खोलोगे तो इसके अंदर ये बहुत सारा कुछ है। देख के लग रहा है ना इतना कॉम्प्लिकेट है, लेकिन इसके अंदर इतना सारा कुछ रीडिंग होता है, इसके अंदर इतना सारा कुछ होता है कंस्ट्रक्शन। तो आओ एक बार इसको समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल पर्पस से हमें जितना चाहिए उतना हमें एक बार जल्दी से समझ लेना है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्चुअली ये नाम क्यों हुआ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि जब करंट पास होता है, करंट की वजह से ये कॉइल घूमता है। करंट की वजह से नहीं घूमता, एक्चुअली करंट की वजह से जो टॉर्क आता है उस टॉर्क की वजह से घूमता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो फटाफट समझ लेते हैं। मेन जो प्रिंसिपल है कि जब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा, टॉर्क की वजह से ये कॉइल घूमेगा, और उस कॉइल घूमने की वजह से हमें ये डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो चलो समझ लेते हैं। ये है हॉर्सशू टाइप का मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये ठीक है। ये हॉर्सशू टाइप का मैग्नेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। और ये है दोनों टर्मिनल्स प्लस माइनस, जिसके थ्रू हम लोग करंट भेजते हैं। और ये है, देखो ये है कॉपर कॉइल, ठीक है, ये है कॉपर कॉइल, ठीक है। और इसके अंदर है एक सिलेंडर जो बना है सॉफ्ट आयरन से, ठीक है। अब ये सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब ये सिलेंडर सॉफ्ट आयरन का ही क्यों है, ये तुम लोग जानते हो। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा होता है, मतलब वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर संभाल आता है। तो टॉर्क में क्या एक्सप्रेशन होता है, बिना साइन थीटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ तो टॉर्क ज्यादा होगा और ये कॉइल ज्यादा घूमेगा। तो सिंपल, ये हम लोग सिलेंडर जो यूज कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन का, इसके वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है और टॉर्क का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, और ये कॉइल बहुत दूर तक घूम सकता है। सिंपल एज दैट। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, बिना साइन थीटा। ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में सीखा है, अगर नहीं जानते तो एक बार देख लेना। तो ये है कॉइल, ये है सिलेंडर, और इस कॉइल के साथ हमने लगाया एक पॉइंटर, जो पॉइंटर इस सर्कुलर स्केल पे अपना रीडिंग शो करता है। बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग करंट भेजते हैं तो इस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होता है, टॉर्क की वजह से ये कॉइल घूमता है, और इस कॉइल के साथ ये एल्यूमिनियम का जो पॉइंटर है ये भी घूमता है। और ये जब घूमता है तो इस पॉइंटर के घूमने की वजह से हमें बाहर सर्कुलर स्केल पर रीडिंग देखने को मिलता है, जो होता है माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर पे। तो बेसिकली कॉइल घूमने की वजह से ये पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होता है, और इस पॉइंटर के डिफ्लेक्शन होने के साथ साथ हमें बाहर सर्कुलर स्केल पे रीडिंग देखने को मिलता है। सिंपल ये कंसेप्ट है। और इसके साथ ये दोनों है हेयर स्प्रिंग। स्प्रिंग हम लोग क्यों लेते हैं, स्प्रिंग का काम क्या है, रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करना, और ये हेयर स्प्रिंग बनता है फॉस्फोर ब्रोंज से। मेटेरियल क्या है, फॉस्फोर ब्रोंज, याद रखना। तो स्प्रिंग का काम क्या है, रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करना। अब रेस्टोरिंग टॉर्क क्यों हमें चाहिए, देखो कॉइल अगर घूमता है तो घूमने के वजह से वो तो घूम रहा है, लेकिन उसको वापस भी तो आना है ना।
वो कैसे वापस आएगा? वो आएगा वापस थ्रू द हेयर स्प्रिंग, क्योंकि जब ये स्प्रिंग एक घूमता है तो स्प्रिंग कंटिन्यूसली टाइट होता जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, स्प्रिंग जितना टाइट होता जाता है उसके अंदर रेस्टोरिंग टॉर्क उतना ज्यादा डेवलप होता है। तो स्प्रिंग जब करंट कैरिंग कॉइल के वजह से जो टॉर्क आ रहा है, वो टॉर्क की वजह से कॉइल घूमेगा, तो ये कॉइल घूमने के साथ स्प्रिंग होता जाएगा ट्विस्ट। जितना कॉइल घूमेगा उतना रेस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगा, क्योंकि स्प्रिंग दे रहा है रेस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो कॉइल अल्टीमेट घूम रहा है टॉर्क के वजह से, लेकिन कॉइल वापस आ रहा है किसके वजह से? हेयर स्प्रिंग की वजह से, जो रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, और रेस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ही कॉइल फाइनली वापस अपने पोजीशन पर आ रहा है। ये तो तुमने जब छोटा था तब देखा था, एक रस्सी को हम लोग बहुत ट्विस्ट करते, लेकिन वो ऑटोमेटिकली फिर से वापस आ जाता है। क्यों? रेस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस ले आ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब न्यूमेरिकल पर्पज से हमें जितना चाहिए उतना हमने सीख लिया। अच्छा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम है कि वो ऑलवेज इसमें कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करता है। नहीं समझे? चलो समझाता हूं। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मली टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीना, और ये होता है साइन थीटा। थीटा क्या होता है इसमें? थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा होता है ऑलवेज 90। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसे एडजस्ट किया है कि जब ये कॉइल घूमेगा करंट की वजह से, तो हर वक्त एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एंगल जनरेट होगा उन दोनों की वजह से सिंपल आएगा 90। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे डिजाइन किया है ताकि जब ये कॉइल घूमेगा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा रहेगा 90, ताकि कांस्टेंट टॉर्क कितना प्रोवाइड हो? बीना। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल ऑलवेज रहेगा 90। ठीक है, तो इस केस में थीटा होता है ऑलवेज 90, तो ये होता है टॉर्क इक्वल टू बीना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम है कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करना, ताकि हर वक्त एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल रहे 90। और ये देखो टॉर्क है मैक्सिमम, टॉर्क है बीना इक्वल टू कांस्टेंट। बी है मैग्नेटिक फील्ड, आई है करंट, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, और ए क्या है? एरिया। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे करंट डिफ्लेक्शन के साथ प्रोपोर्शनल है। मैं इसको एक बार फटाफट से रिप्लेस कर लेता हूं। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना हुआ? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये कितना हुआ? ये हुआ बीना। तो मान लो इसके वजह से कॉइल थीटा एंगल घुमा। ठीक है, इसके वजह से कॉइल थीटा एंगल घुमा, या मान लो अल्फा एंगल घुमा, कोई भी चीज। ठीक है, थीटा अल्फा कोई भी तुम ले सकते हो। तो मान लो रिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ये कॉइल अल्फा एंगल घुमा, तो जब अल्फा एंगल घुमा, जब ये घूम रहा है, एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा? ये रुक जाएगा। तब क्या हुआ? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो गया, क्योंकि जब कॉइल घूम रहा है तो ऑटोमेटिकली रेस्टोरिंग टॉर्क बढ़ रहा है। रेस्टोरिंग टॉर्क बढ़ते एक टाइम आएगा जब रेस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इक्वल कर लेगा और कॉइल नहीं घूमेगा, फिर कॉइल वापस आएगा। तो जब कॉइल घूम रहा है धीरे धीरे रेस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ रहा है। करंट पास हुआ, करंट की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से कॉइल घूमा। जब कॉइल घूम रहा है तो ऑटोमेटिकली रेस्टोरिंग टॉर्क बढ़ रहा है, ये घूम रहा है। एक टाइम आएगा जब कॉइल नहीं घूमेगा, तो इसको हम लोग कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो रहा है। मतलब रेस्टोरिंग टॉर्क अपना वैल्यू इंक्रीज करते डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इक्वल कर लिया। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन ये हुआ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क। तो ये हुआ बीना और ये हुआ के अल्फा। अल्फा मान लो एंगल घुमा, और के क्या है? के है स्प्रिंग कांस्टेंट। के है एक कांस्टेंट जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, इसको तुम कह सकते हो टॉर्शनल कांस्टेंट, बेटर। ठीक है, तो के का हम लोग नाम दे रहे हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट।
ठीक है। तो मान लो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ये कॉइल घूमा एंगल अल्फा, तो जब ये कॉइल अल्फा एंगल घूमा तो रेस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस कर लिया, अब कॉइल नहीं घूमेगा, फिर से ये कॉइल वापस आएगा। ठीक है, रेस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। तो ये हुआ I इक्वल टू के बाई एन बी ए इक्वल टू ये हुआ अल्फा, और ये हुआ I इक्वल टू जी अल्फा। जी को हम लोग क्या नाम दे रहे, G इक्वल टू के बाई एन बी ए, इसको हम लोग नाम दे रहे करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसका नाम है करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो हमने देखा कि I क्या है, I तो है करंट, G है कांस्टेंट, अल्फा क्या है, अल्फा है जो कॉइल घुमा एंगल। ठीक है, तो ये हुआ I प्रोपोर्शनल टू ये हुआ अल्फा। ठीक है, तुमने जितना करंट भेजा इस कॉइल ने उतना ही डिफ्लेक्शन शो किया। मान लो तुम्हें इसका हम लोग एक सिंपल एप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर मान लो तुमने 1 एम्पियर करंट भेजा। ठीक है, तो ये कॉइल मान लो 5 डिग्री घुमा, सपोज एक रफ, ठीक है, एक रफ बेटा। अगर तुमने 2 एम्पियर करंट भेजा तो लीनियर स्केल में ये 10 डिग्री घूमेगा। ठीक है, अगर तुमने 1 एम्पियर करंट भेजा तो ये कॉइल 5 डिग्री घुमा। अगर तुमने 2 एम्पियर करंट भेजा तो सिंपल 10 डिग्री घूमेगा। अगर तुमने 3 एम्पियर करंट भेजा तो ये सिंपल 15 डिग्री घूमेगा। तो यही है करंट और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के बीच में रिलेशन। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। कॉपी करो। ठीक है, चलते हैं हमारे और 2 टॉपिक जो है करंट सेंसिटिविटी और एक है वोल्टेज सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बीच में क्या रिलेशन है एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, तो चलो 1 2 3 4 5 ये तो हमने सीख लिया। I इक्वल टू क्या है, जी अल्फा। जी का क्या नाम है, करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू भैया ये करंट सेंसिटिविटी और दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या कि तुमने यूनिट एम्पियर करंट भेजा, मतलब तुमने 1 एम्पियर करंट भेजा तो तुमने गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन देखा, वही है करंट सेंसिटिविटी। क्या डेफिनेशन, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट पासेस थ्रू इट। तुमने 1 एम्पियर करंट भेजा, जितना डिफ्लेक्शन देखा वही है करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये है IS इक्वल टू अल्फा बाई I इक्वल टू 1 एम्पियर, तो जितना डिफ्लेक्शन वही है करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, अल्फा बाई I क्या मिलेगा, देखो अल्फा बाई I ये मिलेगा। देखो अल्फा बाई I, तो I को इधर लाओ, अल्फा बाई I, तो G आएगा इधर, तो ये हुआ 1 बाई G, और 1 बाई G मीन्स इन बी ए बाई के, इसको याद रखना होगा। ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिव मतलब क्या है, तुमने अगर 1 वोल्टेज अप्लाई किया तो गैल्वेनोमीटर में जितना डिफ्लेक्शन शो किया वही है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं VS से, तो ये हुआ VS इक्वल टू अल्फा बाई V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बाई R, और देखो अल्फा बाई I इंटू 1 बाई R। अल्फा बाई I क्या है, अल्फा बाई I है IS, तो ये हुआ IS बाई R। तो ये हुआ वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई R। इसको ऐसे मत मेमोराइज करना कि V इक्वल टू IR, इसमें उल्टा होता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बाई R, क्योंकि अल्फा बाई I क्या है, अल्फा बाई I है 1 बाई G जो है करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बाई रेजिस्टेंस। बेसिकली हमें ये फॉर्मूला चाहिए, ये फॉर्मूला चाहिए, और बस ये फॉर्मूला चाहिए, IS इक्वल टू अल्फा बाई I, VS इक्वल अल्फा बाई V। बाकी तो तुम निकाल ही सकते हो, बाकी क्या है, और VS इक्वल टू IS बाई R। अगर तुमने ये दोनों फॉर्मूला याद कर लिया तो तुम लिख ही सकते हो ना, क्या बात है। I इक्वल टू G अल्फा, और G क्या है, K बाई NB है। ठीक है, तो चलो कॉपी कर लो, चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 1 पर। तो ये है आज का हमारा पैरा न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल एकदम आसान है। चलो एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। ए करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 30 डिग्री। तो करंट कितना पास हो रहा है, 200 माइक्रो एम्पियर, और उसके वजह से 30 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है। व्हाट शुड बी द करंट टू कॉज द रोटेशन थ्रू पाई बाई 10 रेडियन। तो कितना करंट हमें चाहिए ताकि वो रोटेशन हो पाई बाई 10 रेडियन। यहाँ पर
पाई बाय 2 रेडियन है और यहाँ पर है एंगल, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। पहले ये करंट ढूंढ लो, उसके बाद करंट सेंसिटिविटी निकाल लेना, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हुआ 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन। तो इसका उल्टा कर लो, पाई रेड मीन्स ये हुआ 180 डिग्री, 1 रेड मीन्स 180 बाई पाई, और ये हुआ पाई बाई 10, पाई बाई 10 रेडियन मीन्स 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 10, पाई पाई कैंसिल, ये 10 से 0 काटा और ये हुआ 18 डिग्री। तो पाई बाई 10 रेड मीन्स 18 डिग्री। तो ये देखो I1 कितना है, I1 है 200 माइक्रो एम्पियर और उसके करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन कितना है, डिफ्लेक्शन है 30 डिग्री। नेक्स्ट हमें I2 ढूंढना है और उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा 2 कितना है, अल्फा 2 है 18 डिग्री, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा 2 कितना है, अल्फा 2 है 18 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या है, हम लोग ये जानते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ना, ये हुआ डिफ्लेक्शन। तो ये हुआ I2 बाई I1 और ये हुआ अल्फा 2 बाई अल्फा 1, ये हुआ I2 इक्वल टू I1, ये हुआ अल्फा 2 बाई अल्फा 1, ये हुआ I2, I1 कितना है, I1 है 200 माइक्रो एम्पियर और ये बना अल्फा 2, अल्फा 2 कितना, अल्फा 2 है 18 और अल्फा 1 क्या है 30। एक बार चेक कर लेते हैं, I2 बाई I1, अल्फा 2 बाई अल्फा 1, I2 इक्वल टू I1, अल्फा 2 बाई अल्फा 1, I1 है 200 माइक्रो एम्पियर, अल्फा 2 इज 18 डिग्री और अल्फा 1 के 30 डिग्री, 30 डिग्री ना, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 गया, 3 से 18 गया 6, तो ये हुआ 120 माइक्रो एम्पियर। तो ये निकल गया हमारा I2। और एक क्वेश्चन है करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी निकाल लो, ये हुआ IS इक्वल टू कोई एक ले लो, अल्फा 1 बाई I1 या अल्फा 2 बाई I2, कोई भी लिख सकते हो। तो मैं अल्फा 2 बाई I2 ही ले रहा हूँ। अल्फा 2 कितना है, अल्फा 2 IS अल्फा बाई I ना, तो अल्फा 2 कितना, अल्फा 2 है 18 और I2 कितना है 120। इसको काटो, 3 से काटो 40, 2 से काटो 3, 2 से काटो 20, तो ये 3 बाई 2 0, 3 बाई 2 मीन्स 1.5 और ये नीचे 0, तो ये हुआ 0.15। यूनिट क्या होगा, अल्फा 2 का क्या यूनिट था, डिग्री, अल्फा 2 डिग्री और ये नीचे बैठा है एम्पियर ना, एम्पियर है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो ये हुआ माइक्रो एम्पियर का इनवर्स, ठीक है। तो ये मैंने काटा, चेक कर लेता हूं। अच्छा, ये जा रहा है 10 6, अच्छा ठीक है, 6 से काटा 3, 6 से 20, 3 बाई 20, 3 बाई 2 1.5 बाई 0 0.15। तो 100% करेक्ट, कॉपी कर लो। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लो और फटाफट जितना टाइम, कम टाइम में ये प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 मिलीवोल्ट फॉर ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजन। तो गैल्वेनोमीटर ये कह रहा है कि 50 मिलीवोल्ट अप्लाई करने से 50 डिवीजन जो फुल स्केल डिवीजन है वो कंप्लीट शो कर रहा है, ठीक है। तो कितना टोटल डिवीजन है, 50 डिवीजन और 50 मिलीवोल्ट तुमने अप्लाई किया, तो सारा का मतलब पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन ही शो कर दिया, ठीक है। फाइंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स करंट सेंसिटिविटी इज 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। तो हमें उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी ढूंढना है ताकि करंट सेंसिटिविटी भी बने 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। सबसे पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड कर लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी जिसको हम लोग कह रहे हैं VS, ये क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है अल्फा बाई V। तो अल्फा क्या है, अच्छा इसमें 50 मिलीवोल्ट 50 डिवीजन, तो ये एंगल है 50 डिवीजन। अच्छा, इसमें एंगल के टर्म्स में ये है डिवीजन, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ये फॉर्मूला था VS इक्वल टू अल्फा बाई V। हम लोग 1 वोल्टेज अप्लाई किया तो कितना एंगल घुमा वही है वोल्टेज सेंसिटिविटी, लेकिन इसमें एंगल नहीं गिवन है, इसमें गिवन है डिवीजन। तो लिख लो डिवीजन, तो ये हुआ 50 डिवीजन और नीचे ये हुआ 50 मिलीवोल्ट, तो ये नीचे हुआ 50 मिलीवोल्ट।
तो ये हुआ 50 डिवीजन, और 50 मिली वोल्ट मीन्स 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट, 50 काटा, और ये हुआ 10 टू द पावर 3 डिवीजन पर वोल्ट। तो ये हुआ वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। व्हाट मस्ट बी रेजिस्टेंस करंट सेंसिटिव बने 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। तो ये है करंट सेंसिटिविटी ना, 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर को पहले एम्पियर में ले आओ, तो 1 डिवीजन, ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, तो ये हुआ 10 टू द पावर 6 डिवीजन पर एम्पियर। तो ये हुआ, क्या फॉर्मूला था, Vs इक्वल टू Is बाई आर। अब ठीक है ना, I इक्वल टू वी आर, तो ये हुआ R इक्वल टू Is बाई Vs। Is कितना है, Is है 10 टू द पावर 6 डिवीजन पर एम्पियर, और Vs कितना हुआ, Vs हुआ 10 टू द पावर 3 डिवीजन पर, ये हुआ वोल्ट। डिवीजन डिवीजन तो कैंसिल हुआ, तो ये आया 10 टू द पावर 3 ओम, 10 टू द पावर 6 माइनस 3, तो ये हुआ 1000 ओम, और ये हुआ आंसर। एक तो हुआ आंसर 10 टू द पावर 6 डिवीजन पर एम्पियर जो है करंट सेंसिटिविटी, अरे ये तो वोल्ट, अरे सॉरी ये तो आंसर नहीं था, ये था आंसर 10 टू द पावर 3 डिवीजन पर वोल्ट, और एक आंसर आया 1000 ओम। कॉपी करो, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक लाजवाब क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के माथे के ऊपर जितना हो सके स्टार मार लो, ठीक है। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, करंट सेंसिटिविटी हम लोग 50% इंक्रीज करना चाहते हैं। इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज सो दैट न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस द इनिशियल रेजिस्टेंस। तो हमने रेजिस्टेंस को ऐसे इंक्रीज किया ताकि न्यू रेजिस्टेंस बने इनिशियल का 2 टाइम्स, ठीक है। मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज हो गया हम लोग जब करंट सेंसिटिविटी को 50% इंक्रीज कर रहे हैं। बट व्हाट फैक्टर डज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज, तो उसके वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी में कितना चेंज हुआ, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, और वो कितना डिक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ। हम लोग क्या कर रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिविटी 50% इंक्रीज किया, तो उसके वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 2 टाइम इंक्रीज हो गया, तो उसके वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर कितना चेंज आया वो हमें नोटिस करना है, ठीक है। तो ये हुआ करंट सेंसिटिव फॉर्मूला Is इक्वल टू अल्फा बाई आई, और वोल्टेज सेंसिटिव का फॉर्मूला हुआ, ये हुआ Is बाई आर। ये तो हुआ ये ओल्ड, और न्यू को हम लोग प्राइम से लिख रहे हैं, ये हुआ Is प्राइम इक्वल टू Is, और ये हुआ 50%, मतलब 50 बाई 100 इंटू Is, तो ये हुआ Is, और ये हुआ Is बाई 2। ये दोनों है ओल्ड और ये है न्यू। न्यू करंट सेंसिटिविटी बना 50% इंक्रीज हुआ है, तो ये और ये इनिशियल प्लस 50 बाई 100 इंटू Is, ठीक है। तो ये हुआ 3 Is बाई 2, और ये हुआ वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs प्राइम। देखो ये हुआ Is प्राइम और ये हुआ R प्राइम। Is प्राइम कितना हुआ 3 Is बाई 2, तो ये हुआ 3 Is बाई 2, और रेजिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज हुआ, तो ये हुआ अच्छा हम लोग नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। देखो अच्छा ये हुआ Is प्राइम जिसको हम लोग बॉक्स करके लिख रहे हैं, तो ये हुआ Vs प्राइम हुआ Is प्राइम, ये हुआ न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी, और ये हुआ R प्राइम। Is प्राइम कितना हुआ, ये हुआ 3 Is बाई 2, R प्राइम हुआ कितना, R प्राइम हुआ 2R, क्योंकि न्यू रेजिस्टेंस इनिशियल का 2 टाइम्स, और तो ये हुआ 3 बाई 4, और ये हुआ Is बाई R, ठीक है। तो ये हुआ 3 बाई 4, और Is बाई R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Is बाई R को लिख सकते हैं Vs। तो ये हुआ Vs प्राइम इक्वल टू 3 बाई 4, और ये हुआ Vs, ये हुआ Vs प्राइम, अच्छा, और ये हुआ Vs, और ये हुआ 3 बाई 4, अच्छा, ये हुआ Vs प्राइम बाई Vs, और ये हुआ माइनस 3 बाई 4। अब तो तुम लोगों को पता ही चल चुका है कि अल्टीमेट वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो रहा है, तो ये हुआ Vs माइनस Vs प्राइम बाई Vs, ये हुआ 4 माइनस 3, ये हुआ 1 बाई 4, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज तुम लोगों को समझ में आता है। लॉस परसेंटेज मतलब क्या है, लॉस परसेंटेज मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, वही है।
सेलिंग प्राइस होता तो क्या होता, जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये हुआ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, तो ये लॉस परसेंटेज की तरह ही है। तो फिजिक्स मैथ के बिना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये है Vs माइनस Vs प्राइम, तो ये हुआ Vs, ये हुआ 100 और ये हुआ 1/4 इंटू 100, तो ये 25%। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 25% डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो 25% ये हुआ डिक्रीज्ड। तो करंट सेंसिटिविटी 50% इंक्रीज करने के चक्कर में वोल्टेज सेंसिटिविटी 25% डिक्रीज हो गया, ठीक है। कॉपी करो, चलते हैं और एक बेहतरीन प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो, तो ये है आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी से मैंने लिया है। ये प्रॉब्लम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मूविंग कॉइल मीटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स। इन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है 24, ए क्या है, एरिया जो है 20 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.2 टेस्ला, और इसके बाद है कॉइल का रेजिस्टेंस जो है 14 ओम। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इंडिकेट ए सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर बाय 25%। इट इज नॉट इजी टू चेंज एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ऐसा एक उपाय बताना होगा ताकि करंट सेंसिटिविटी 25% इंक्रीज हो जाए, और इसके साथ ये भी हमें हिंट दिया गया है कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना उतना आसान नहीं, मतलब हमें और कोई उपाय ढूंढना होगा ताकि करंट सेंसिटिविटी 25% इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, करंट सेंसिटिविटी का बेसिक फॉर्मूला हमें चाहिए, ये हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो ये हुआ रोमन 1, तो ये हुआ करंट सेंसिटिविटी फॉर्मूला क्या होता है, IS इक्वल टू अल्फा बाई आई। अच्छा, ये होता है I इक्वल टू जी अल्फा, और ये हुआ I, G क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो ये हुआ K बाई एन बी ए, और ये हुआ अल्फा, तो अल्फा बाई आई, तो ये हुआ एन बी ए बाई के, और ये हुआ अल्फा बाई आई। एक बार चेक कर लो, I इक्वल टू जी अल्फा, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जो होता है K बाई एन बी ए, तो एन बी ए बाई के को इधर लाया, अल्फा बाई आई, ठीक है। तो ये हुआ करंट सेंसिटिविटी, तो ये फॉर्मूला आया IS इक्वल टू ये आया एन बी ए, ठीक है। इसको थोड़ा विजिबल करके लिखता हूं, तो ये हुआ IS इक्वल टू एन बी ए बाई के। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ए क्या है, एरिया, के क्या है, स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अब हमें करंट सेंसिटिविटी को 25% इंक्रीज करना होगा, और ये बोला है कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना उतना आसान नहीं है। तो देखो, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ो, बाकी टर्म बचा नंबर ऑफ टर्न्स, और ये क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट का चेंज करना उतना आसान नहीं है, तो सिंपल वे है, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करो, करंट सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो हमने ये पार्ट को लिया, देखो ये हुआ IS, और बी ए बाई के को हमने कांस्टेंट ले लिया, ये हुआ मान लो कोई ये कांस्टेंट C इंटू एन, ठीक है। बी ए बाई के, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को हम लोग चेंज नहीं कर सकते करंट सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए, ये क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को चेंज करना उतना आसान नहीं है। उसके साथ स्प्रिंग का जो टॉर्शनल कांस्टेंट है उसको भी चेंज करना उतना आसान नहीं है। तो सिंपल वे क्या है, सिंपल वे है नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करो। तो नंबर ऑफ टर्न्स जब तुम चेंज कर रहे हो, तो बी ए बाई के ये फैक्टर हो गया कांस्टेंट, और इसको हम लोग ले रहे हैं सी क्या है, एक कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमने लिया बी ए बाई के, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो चलो, नया करंट सेंसिटिविटी कितना बना, नया करंट सेंसिटिविटी बना 25% इंक्रीज करना होगा, तो ये हुआ IS प्लस ये हुआ 25% ऑफ IS, तो ये हुआ IS 25% मीन्स 25/100, ये हुआ IS, तो ये हुआ IS, ये हुआ IS 25 से ये हुआ 4, तो ये हुआ 5IS/4, और नया जो इक्वेशन हुआ वो हुआ IS प्राइम इक्वल टू कांस्टेंट, तो यही रहेगा C, और नंबर ऑफ टर्न्स बना एन प्राइम, ठीक है। तो चलो करते हैं आगे। तो ये हुआ, इसको मैंने साइड में रखा, ये तो हुआ एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हुआ IS प्राइम बाई IS, और ये हुआ IS प्राइम इक्वल टू C इंटू एन प्राइम, और ये हुआ C इंटू एन। IS प्राइम जब करंट सेंसिटिविटी चेंज है उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज हुआ, तो ये हुआ IS प्राइम इक्वल टू C इंटू एन प्राइम, और ये हुआ IS इक्वल CN। ये दोनों इक्वेशन का मैंने हेल्प लिया है, ठीक है।
ये दोनों इक्वेशन का मैंने हेल्प लिया है, और ये हुआ आई एस प्राइम इक्वल टू 5 IS/4। तो आई एस प्राइम कितना हुआ, आई एस प्राइम हुआ 5 IS/4, और ये हुआ आई एस, और ये हुआ सी, ये हुआ एन प्राइम, ये हुआ सी। नंबर ऑफ टर्न्स इनिशियली कितना था, नंबर ऑफ टर्न्स इनिशियली 24। सी से सी गया, आई एस से आई एस गया, 4 से 24 गया 6, और ये 5 के साथ 6 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा है 30। तो करंट सेंसिटिविटी को 25% इंक्रीज करने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करना होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इनिशियली था 24 और फाइनली ये हुआ 30, मतलब हमें 6 और टर्न चाहिए ताकि करंट सेंसिटिविटी 25% इंक्रीज हो जाए। तो कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो 1 2 3 4 5। तो पार्ट 1 में हमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए 30 ताकि करंट सेंसिटिविटी 25% इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट नंबर 2 पार्ट क्या बोल रहा है, इफ इन डूइंग सो, जब हम लोग करंट सेंसिटिविटी 25% इंक्रीज कर दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस टू 21 ओम, पहले था 14 ओम, तो ये हुआ मान लो अब आर प्राइम, आर प्राइम कितना हुआ, न्यू रेजिस्टेंस, ये हुआ 21 ओम। द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडिफाइड मीटर ग्रेटर और लेस देन द ओरिजिनल मीटर। तो करंट सेंसिटिविटी 25% इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस हुआ 14 से 21, और उसके वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या इफेक्ट हुआ, ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो वही हमें मेजर करना है। अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या फॉर्मूला है वोल्टेज सेंसिटिविटी का, ये तो होता है Vs इक्वल टू, ये होता है Is ना, ये होता है Is/R, V इक्वल टू IR का उल्टा, तो ये हुआ I इंटू VR, ठीक है, Is/R, तो ये हुआ Is कितना हो रहा है, Is इक्वल टू NBA/K, तो ये हुआ NBA/K इंटू R। एक बार चेक कर लो, Vs इक्वल टू Is/R, Is कितना हुआ NBA/K। अब देखो करंट सेंसिटिविटी जब हम लोग चेंज कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया और ये टॉर्शनल कांस्टेंट को चेंज करना उतना आसान नहीं है, तो सिंपल हम लोग क्या किया, सिंपल हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किया। करंट सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए हमने नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किया, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एरिया और टॉर्शनल कांस्टेंट को बहुत इफेक्टिवली चेंज नहीं कर सकते, उतना वो चेंज करना उतना आसान नहीं है। तो इस चेंज के दौरान हमने ये नोटिस किया कि रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ, 14 से 21 ओम चेंज हुआ, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या इफेक्ट हुआ। तो देखो ये जो पार्ट था VA/K, ये जो पार्ट था VA/K, ये तो हुआ कांस्टेंट, तो ये हुआ VS इक्वल टू CA कांस्टेंट रहा, और ये हुआ N/R। तो बेसिकली हमें N/R का रेशियो हमें चाहिए कि उसके साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। दोनों ही केस में N/R नंबर ऑफ टर्न्स और रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि देखो VA/K तो कांस्टेंट ही है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे, एरिया को चेंज नहीं कर रहे, और टॉर्शनल कांस्टेंट को तो चेंज नहीं कर रहे, सिंपल हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किया और उसके साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो चलो अच्छा, दोनों केस में हमें क्या करना होगा, देखो सिंपल वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आया, नंबर ऑफ टर्न्स बाय रेजिस्टेंस के साथ रेशियो प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये हुआ VS प्रोपोर्शनल टू N/R। जिस केस में नंबर ऑफ टर्न्स बाय रेजिस्टेंस का रेशियो ज्यादा है उस केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में ये हुआ फर्स्ट केस N/R, फर्स्ट केस में N क्या था 24 और रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस था 14, किससे काटू, ये हुआ 12, ये हुआ 7, तो ये हुआ 12/7 ना, 12/7 2 से काटा, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हुआ, सेकेंड केस में N'/R प्राइम, N प्राइम कितना हुआ, N प्राइम हुआ 30 और R प्राइम कितना हुआ 21, 3 से काटो 10, 3 से काटो 7, तो ये हुआ 10/7। अब बोलो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। देखो दोनों केस में डिनोमिनेटर्स तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर फर्स्ट केस में ज्यादा है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हुआ, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी N/R रेशियो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस केस में N/R रेशियो ज्यादा उस केस में वोल्टेज से ज्यादा, तो फर्स्ट केस में ये डिनोमिनेटर और दूसरे केस में डिनोमिनेटर तो सेम है, जिस केस में न्यूमरेटर ज्यादा आ रहा है उस केस में ही वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा है ऑब्वियसली। तो फर्स्ट केस में न्यूमरेटर है 12, सेकंड केस में न्यूमरेटर है 10, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो वोल्टेज मैं ऐसे लिख देता हूं VS decreases by changing
करंट सेंसिटिविटी। तो जो जब हम लोग करंट सेंसिटिविटी को 25% इंक्रीज किया तो उसके वजह से नंबर ऑफ टर्न्स तो हुआ 24 से 30, रेजिस्टेंस चेंज हुआ 14 से 21, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी घट गया Vs। ठीक है, देख सकते हो सेकंड केस में ना N/R का रेशियो है 10/7 और फर्स्ट केस में था 12/7। तो ओरिजिनल से जो वोल्टेज सेंसिटिविटी घटकर कुछ हुआ तो उसके वजह से हमने सिर्फ ये नोट रिपोर्ट करना था कि अल्टीमेटली वोल्टेज सेंसिटिविटी घट गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गैल्वानोमीटर टू एमीटर और गैल्वानोमीटर टू वोल्टमीटर के ऊपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं और एक एक धमाकेदार प्रॉब्लम होगा। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।